तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है। और राउल्ट्स लॉ क्या बताया था कि किसी भी सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आप बोल सकते हो अ सॉल्यूशन a solution which obey a solution which obey Raoult's law, which obey Raoult's law, Raoult's law of vapor pressure, Raoult's law of vapor pressure, vapor pressure for all composition या आप बोल सकते हो concentration and temperature. All compositions is called ideal solution. क्लियर है इतनी बात कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है, आपके राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, उसे हम नाम दे रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों देखो क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स का इंटरैक्शंस पहले था, मिलाने के बाद भी उनका इंटरैक्शंस वही होता है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपकी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि जो ए और बी का इंटरेक्शन है, यानी कि ए और बी क्या है, उसके हम मान के चल रहे हैं कि वो उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, जो भी बाइनरी सॉल्यूशंस है उसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, उनका जो इंटरेक्शंस होगा, ठीक है ना, ए और बी के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो उसके ए और बी का इंटरेक्शन होगा। क्लियर है इतनी बात? इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन बराबर होगा। समझ में आ गई आइडियल सॉल्यूशन? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी अभी आपको बताया मैंने, और फिर आपको क्वेश्चन है। चलो भाई, तो डिफरेंस में हम ये क्या ले सकते हैं कि भाई जो डेल्टा वी मिक्सिंग उसमें जीरो होती है, उसमें नहीं होती। ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा है मैंने कि इन आइडियल सॉल्यूशन, इन आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी ज़ीरो होगी एंड डेल्टा एच भी आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू, या तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा या वॉल्यूम पहले से घट जाएगा। ठीक, इतनी बात। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं कि इन आइडियल सॉल्यूशन, इन आइडियल सॉल्यूशन, in ideal solution each component obey, each component obey Raoult's law, each component obeys Raoult's law at all temperature, at all temperature and concentration। क्लियर है इतनी बात? whereas whereas इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, भाई देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये सब नहीं है, वो ओबे नहीं कर रहे। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट ओबे, दे डू नॉट ओबे, चलो भाई, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्लियर है इतनी बात? तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, और उनकी जो डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग है जीरो है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं और उनकी डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो। और इंटरेक्शंस तो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमारे पास है। ठीक है भाई, पहले सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, मोल निकालते हैं दोनों के। दोनों का मास दिया हुआ है, तो ठीक है भाई, हमारे पास मास ऑफ यूरिया कितना है, तो भैया मास ऑफ यूरिया आपके पास है 30 ग्राम। ठीक है भाई, इसको W2 नाम दे देते हैं, ये हो गया भैया 30 ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो W1 नाम दे देते हैं, ये था आपका 846 ग्राम। चलो भाई, मोल निकालते हैं, किसके मोल, वाटर के। ठीक है ना, सबसे पहले हमने निकाल दिए मोल ऑफ, एक तो यूरिया के हो जाएंगे, चलो यूरिया के निकाल देते हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है NH2CONS2, और इसका जो मोलर मास है वो 60 होता है, याद रखेंगे। तो 30/60, तो ये आ जाएगा आपका 0.5। और मोल अब निकाल लेते हैं किसके, वाटर के। कितना आ जाएगा, 846 डिवाइड बाय 30, नहीं 18 सॉरी, इसका मोलर मास हमारे पास कितना है 18 वाटर का। 846 डिवाइड बाय 18, तो ये आ जाएगा आपका 47। ठीक है भाई, दोनों के मोल निकल गए। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा होगा मोल अपॉन टोटल मोल 47 प्लस 0.5, यानी कि 47/47.5 हो जाएगा 0.99। ठीक, क्या होता था हमारे पास, प्रेशर P इज इक्वल टू पी नोट इन टू मोल फ्रैक्शन। पी नोट हमें वाटर का दिया हुआ है 23.8 और मोल फ्रैक्शन है 0.99, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूँ 23.5 mm, ये आ जाता है। क्लियर है इतनी बात। जब हमने क्या करा, दोनों के मास दिए हुए थे, दोनों के मोल निकाले, और हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया किसका, वाटर का। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट्स की वजह से है, यानी कि वाटर, यूरिया की वजह से नहीं है, क्योंकि यूरिया तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। याद आ रहा है ना कुछ, क्या कहता था राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ये कहता था कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है अब सॉल्यूशन का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है अगर है उसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से होगा। ठीक है ना, वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलो भाई, अब अगले पर आए, क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform the total volume of the solution। देखो बच्चों, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये जो शो करते हैं ना बच्चों, ये आपके निगेटिव डेविएशन शो करता है। कैसा निगेटिव, क्यों, देखो निगेटिव डेविएशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना, होगा क्या कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर देखो, अगर मान लो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ठीक, जो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शंस है वो ए और बी के इंटरेक्शन से कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि इंटरेक्शन जो बाद वाला है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो सोचो उसी टेम्परेचर पर कम वेपर बनेंगे या ज्यादा, कम, सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो कम वेपराइज होंगे, यानी उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डाउन हो गई, हाँ या ना। और जब एस्केपिंग टेंडेंसी डाउन हो गई तो वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हो गया यानी कि जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है उससे कम वेपर प्रेशर आता है, इसी को बोलते हैं हम निगेटिव डेविएशन। क्लियर है ना इतनी बात, यानी कि एसीटोन CH3 COCH3 और हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या हो पा रहा है, निगेटिव डेविएशन। क्लियर है इतनी बात। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो वॉल्यूम होगा ना, क्या हो जाएगा वो, जब सिंपल सी बात है, जो उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो डेल्टा जो V होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव। कैसा हो गया, डेल्टा V निगेटिव, यानी कि पहले से कम हो जाता है। बात समझ में आई, क्या कहा कि भाई हमारे पास जो इंटरेक्शंस था वो पहले से बढ़ गया, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो जो डेल्टा V होगा, डेल्टा V मिक्सिंग आपके प्यारे बच्चों कैसी हो जाएगी, निगेटिव।
ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम होता है ना वो आपका पहले से कम हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ए जो है यानी कि 30 और 20 मिलके हो गए 50, तो 50 से कम होगा, 50 से कम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तो भैया हम कह सकते हैं ए ऑप्शन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई ना मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? कि भाई जब ये आपका एक एग्जांपल है निगेटिव डेविएशन का, और निगेटिव डेविएशन के अंदर जो इंटरेक्शंस होता है ए और बी, यानी कि जो अगर बाइनरी वो तुम्हारे के नाम कंपोनेंट्स हैं वो ए और बी हैं, तो उनका इंटरेक्शन पहले से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ठीक है, निगेटिव डेविएशन में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What happens when acetone is added to pure ethanol? देखो भाई, एथेनॉल और एसीटोन की बात हो रही है। अब अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। चलो दिखा देता मैं। C2H5OH, ठीक, C2H5OH, ये आपकी एथेनॉल हो गया। इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर मैं इसमें कुछ मिलाता हूं जैसे एसीटोन, तो वो क्या करता है ना बच्चों, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देता है। क्या कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मिलाने पर वीक कर रहा है। ठीक है ना इतनी बात? तो मैंने कि एथेनॉल और एसीटोन जो होता है वो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना इतनी बात? मैंने आपको बताया कि जो बाद वाली बॉन्डिंग है, अगर पहले वाले से क्या है, वीक है तो पॉजिटिव, और स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव। अब इसमें देखो क्या हुआ, उसने कर रखी थी पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन आया, उसने बेचारे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को गड़बड़ा दिया, तो क्या हो गई ये पॉजिटिव डेविएशन। तो हम कह सकते हैं का मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल एंड एसीटोन show positive so positive deviation from Raoult's law। ठीक है ना? when when acetone is to ethanol added to ethanol, some of the hydrogen, some of H bonds, between the ethanol molecule break, ethanol molecules break down resulting in an increase in the vapor pressure इन ऑफ द मिक्सचर। समझ में आ गई बात? कि इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर दिया है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि ये एक एग्जाम्पल किसका हुआ? इट्स पॉजिटिव डेविएशन। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What type of deviation from Raoult's law is observed when mixing chloroform and acetone? तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल, उन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये आपके पास क्या था? एसीटोन था, और फिर हमने इसको क्लोरोफॉर्म से देखा तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लिख सकते हैं एच बॉन्डिंग। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग हो गई है स्ट्रॉन्ग तो नेगेटिव डेविएशन है। वाई इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन मिक्सिंग एंड क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन? हाँ जी, कि भाई बॉन्डिंग होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज दिस डिक्रीजेज द एस्केपिंग टेंडेंसी। देखो भाई, अगर जो बाद में बॉन्डिंग है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसकी वजह से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है? घट जाती है ना। दिस डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट and consequently the vapor pressure
द वेपर pressure decreases, vapor pressure decreases, resulting in negative deviation, from Raoult's law। बात समझ में आ गई? देखो छोटी सी बात है कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशंस के अंदर जो कंपोनेंट हैं, अगर उन कंपोनेंट का इंटरेक्शन बाद में ए, जैसे कि ए और बी थे, उनका ए और बी का जो इंटरेक्शन है पहले वाले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो समझ लो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी गिर जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कम वेपर्स बनेंगे। तो जो हमारे क्या नाम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर था, उससे अब वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? कम। ठीक है ना? जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, किससे? एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वेपर प्रेशर है, उससे कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि भैया बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने से एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई है। पक्का? चलो भाई, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था, दोबारा से लिख दे रहा हूं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन आइडियल सॉल्यूशन जो डेल्टा वी मिक्स है, ठीक है, वो जीरो है, ओके, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है? जीरो। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है इतनी बात। सेकंड क्या था कि इन आइडियल सॉल्यूशन each component obey Raoult's law, at all temperature and concentration। ठीक है। whereas in non-ideal solution they do not obey, चलो भाई लिख देते हैं, they do not obey Raoult's law। ठीक है, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। बात समझ में आ गई कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं और उनकी जो डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग अगर जीरो है तो वो आइडियल है, जो नहीं कर रहे वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is mean by positive deviation from Raoult's law? Give an example and what is the sign of delta H mixing for positive deviation? देखो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है। देखो भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं कि भी ऐसा समझो कि आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बहुत आराम से समझना। कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। उस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना बच्चों, दो कंपोनेंट्स हैं, ऐसा समझो, एक ए है और एक बी है। ठीक, कितनी बात? ओके। अब इनकी जो ए और बी का इंटरेक्शन है, ठीक है ना, किसका? ए और बी का इंटरेक्शन, वो वीक है। ए बी इंटरेक्शन, बात समझ रहे हो ना, कि ए और बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि भाई आपके पास जो बाइनरी सॉल्यूशंस था उसके अंदर आपने दो कंपोनेंट्स लिए ए और बी, उनका जो इंटरेक्शन है वो इनके ए और बी के इंटरेक्शन से क्या है? कम है। तो ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर increases, which results in positive deviation। अब इससे होगा क्या? देखो भाई बॉन्डिंग हो गई आपकी कमजोर,
अब बॉन्डिंग कमजोर है तो भैया उसी टेम्परेचर पर अब ज्यादा पार्टिकल्स वेपर में बदलेंगे। अब ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में बदल रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास ए और बी थे उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। हाँ है ना भाई, देखो मैं दोबारा सुनो एक बार आराम से। एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स लिए ए और बी। ए और बी का जो इंटरेक्शंस था वो वीकर हो गया ए और बी के इंटरेक्शन से। अब उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी, ज्यादा वेपर्स में बढ़े। ज्यादा वेपर्स में बने तो इसका मतलब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात? पक्का। चलो भाई, अब ग्राफ भी देखते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, ये भी बता देता हूं। इन पॉजिटिव डेविएशन, इन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इन पॉजिटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर intermolecular force decreases, intermolecular force decreases, volume increases, ठीक है, and vapor pressure increases। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। चलो भाई ये बात भी क्लियर है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, और एंथैल्पी भी इंक्रीजेस। ठीक है ना, एंथैल्पी इंक्रीजेस। चलो, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी, चाहे वो डेल्टा वी मिक्सिंग हो वो भी पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग हो वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। और एग्जाम्पल बहुत हैं। आप अभी अभी आपको बताया एथेनॉल का और एसीटोन का, ये ले सकते हैं आप, एथेनॉल प्लस एसीटोन ले सकते हैं, या एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं, या इथाइल एल्कोहल बोल दो, इथाइल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो। ठीक ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। ठीक है ना, और भी बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर भी बोल सकते हो, इथाइल एल्कोहल और वाटर। ठीक है ना, तो काफ़ी हैं तीन तो। चलो भाई, तो बात समझ में आ गई पॉजिटिव डेविएशंस की। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफ में हमें करना क्या है, एक तरफ हमें लेने हैं वेपर प्रेशर, दूसरी तरफ लेना है मोल फ्रैक्शन। चलो, एक तरफ हम वेपर प्रेशर लेंगे और एक तरफ हम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो भाई इधर मैंने क्या ले लिए हैं, इधर आपके पास है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। और इस डायरेक्शंस में क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर। चलो भाई, इधर हो गया वेपर प्रेशर और इधर हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मैंने जो एग्जांपल लिया, मान लो इधर ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसे 1 लिया हुआ है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 0। इधर जो है वो ए का मोल फ्रैक्शन 0 है और दूसरे आपका 1 है। तो देखो आइडियल में तो देखो स्ट्रेट लाइन मिलती थी, याद आ रहा हो तो कुछ, आइडियल में कैसे मिलती थी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती थी ग्राफ में। ठीक है ना, ये हो गई। इस तरह से आपकी आइडियल सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइन होती थी। ठीक है ना, इक्वेशन देखो, अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास क्या होता था, P इज इक्वल टू पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और P नोट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये होता था। हाँ है ना, लेकिन अब जो हमारे पास प्रेशर है पॉजिटिव डेविएशन में, वो पी ए है, वो बड़ा है किससे, पी ए और मोल फ्रैक्शन इनटू इससे। ऐसे ये भी बड़ा है इससे। ठीक है इतनी बात। तो जो हमारे पास P होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, P इज ग्रेटर देन P नोट ए एक्स ए और P नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो अब जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो आपका ऐसे बनेगा ऊपर से ये। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही यहां पर बनेगा ये, ऐसे ही आपका ग्राफ ये बनेगा। जो पेपर प्रेशर हो पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। चलो भाई,
ये ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गई कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड जो था ना राउल्ट्स लॉ से बच्चों उससे ज्यादा आया, इसलिए जो ग्राफ गया वो आइडियल वाले से आपका ग्राफ ऊपर गया। बात समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गए और डेफिनेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is the type of deviation is shown by mixture of ethanol and acetone? देखो अभी तो ये आई है एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्या था ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखो तो इथाइल एल्कोहल C2H5OH में अगर आप बच्चों देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, हाँ या ना। तो ये क्या करता है, एसीटोन उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है, वीक कर देता है। क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। कौन, एसीटोन। तो एसीटोन ने उसकी बॉन्डिंग को कमजोर कर रहा है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और बॉन्डिंग वीक होगी, पहले से तो इंटरेक्शन कम हुआ, तो समझ लेना पॉजिटिव डेविएशन है। तो कैसा शो करेगा, ये शो करेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, इतनी बात क्या शो कर रहा है, तो भैया ये पॉजिटिव डेविएशन। चलो भाई, तो रीज़न आपको पता ही है कि भाई प्योर एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एसीटोन जो है उसकी ब्रेक कर देता है उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। चलो लिख देते हैं कि एथेनॉल प्योर एथेनॉल पॉजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो भाई, इंट्रोड्यूसिंग या इंट्रोडक्शन of acetone between the molecules of ethanol results in breaking breaking of some of these hydrogen bonds। ठीक, क्लियर है इतनी बात, सम ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू weakening of interaction the solution show positive deviation। क्लियर है इतनी बात। तो अगर दिक्कत हो तो आप बताओ, कि लगे कि नहीं जी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो तो आप बताएं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्लियर है, सोच लो एक बार। तो मैंने क्या बताया कि भाई एसीटोन और इथाइल अल्कोहल का लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करने का काम कर रहा है एसीटोन, जिसकी वजह से उसका जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था राउल्ट्स लॉ से उससे ज्यादा आता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एन एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू। देखो बच्चों, जो एजोट्रॉप्स आपके हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स आपके कितने हो जाते हैं, तो दो। एक आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है इतनी बात। अब देखो बच्चों, जो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, ज़्यादा। और अगर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, इनवर्स है एक दूसरे के। तो मिनिमम बॉइलिंग मतलब मैक्सिमम क्या, वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा। और वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होता था, जब आपका पॉजिटिव डेविएशन हो। क्या शो करते हैं ये, अगर ये
पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो इनका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होगा कैसा, पॉजिटिव। चलो भाई, पॉजिटिव डेविएशन किससे, राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन। चलो, और ये आपके जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम यानी कि क्या होगा, वेपर प्रेशर कम, यानी कि आप कह सकते हो निगेटिव डेविएशन। क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। याद रहेगी बात कि जब भी बात करता है किसकी, मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स, तो समझ लेना कि वो पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स की बात करता है तो समझ जाना निगेटिव डेविएशन है क्या, राउल्ट्स लॉ से। अब बताओ, एन एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन अदर टू। ठीक है भाई, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों से कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है, यानी कि वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है इतनी बात, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, उसके ये सब चीज़ बताऊंगा। अभी तो एमसीक्यू था, इससे काम चला रहे हैं, अभी आगे आएंगे पूरे डिटेल में बताऊंगा। अगला कह रहा है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। चलो भाई, अब देखो बच्चों, आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने बताए थे, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या शो करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिनकी डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉन आइडियल, उसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स मतलब निगेटिव डेविएशन। क्लियर है इतनी बात कि आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन show that show negative deviation, that show negative deviation, negative deviation from Raoult's law, from Raoult's law, from maximum, from maximum boiling isotopes, maximum boiling isotopes। क्लियर है इतनी बात, सोच लो। देखो बच्चों, जो भी आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स देंगे वो सब आपके निगेटिव डेविएशन होंगे। क्या होंगे, निगेटिव डेविएशन। क्यों, देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना मतलब जिसकी भी कंपोनेंट्स का या जिस भी सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसके तो वेपर्स कम होंगे ना, वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम यानी कि निगेटिव डेविएशन। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि आपको याद होगा निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था कि जो कंपोनेंट्स थे उनका इंटरैक्शंस बढ़ जा रहा था, और इंटरेक्शन बढ़ने से एस्केपिंग टेंडेंसी घट रही थी। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजोटॉप्स, व्हाट आर एजोट्रॉप्स। देखो मैं तो आपको पहले एजोट्रॉप्स बता देता हूँ कि होते क्या हैं। देखो बच्चों, एजोट्रॉप्स सुनते ही पहले आपको मैं 4-5 पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद इसकी लाइन लिखवाऊंगा कि आपको एजोट्रॉप सुनते ही क्या है सबसे पहले दिमाग में। ठीक है ना, भाई ये होता ना कि जब सुना कोई वर्ड तो कुछ तो दिमाग में आया होगा। तो एजोट्रॉप सुनते ही सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में क्या आएगा कि इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, बात इतनी कि ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। आई बात समझ में, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, एक सोल्यूट हो प्यारे बच्चों और एक आपका सोलवेंट हो। ठीक है इतनी बात, ये बात समझ में आ गई कि सोल्यूट और सोलवेंट ही हो और दोनों के दोनों आपके लिक्विड हो। इतनी बात भी क्लियर है। दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, इनका फिक्स्ड कंपोजिशन हो। क्या होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन। चलो दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि भाई फिक्स्ड कंपोजिशन हो। तीसरी बात, अभी पहले पॉइंट बता रहा हूं फिर समझाऊंगा, बॉयल होने चाहिए, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने चाहिए। चौथी बात, इतनी बात तो क्लियर होगी कि बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा और बॉयल होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और इन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यारे बच्चों अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन्हें अलग नहीं कर सकते, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। क्लियर इतनी बात। और जो आपका सॉल्यूट होगा उसका लिक्विड और वेपर फेज में दोनों के अंदर क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी और वेपर स्टेट में भी इनका मोल फ्रैक्शन सेम होगा, वेपर फेज में भी। ठीक है, चाहे वो सॉल्यूट हो और चाहे वो सॉल्वेंट हो, कोई भी हो, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा लिक्विड और वेपर फेज में प्यारे बच्चों। तो क्या बात सीखी कि एजोट्रॉप्स, क्या चीज, एजोट्रॉप्स बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक बात। फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक बात। बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते और लिक्विड और वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन सेम होते हैं। अब देखो क्या बात बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि एजोट्रॉप्स आपके क्या हैं, बाइनरी मिक्सचर हैं और जिनके सेम कंपोजिशन होते हैं लिक्विड और वेपर फेज में, और वो बॉईल हो रही हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या लिखोगे कि एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स आर, बात समझ में आ रही है कि क्या है। तो एजोट्रॉप्स आपके बाइनरी मिक्सचर हैं। बाइनरी में सिर्फ दो कंपोनेंट, बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, binary mixture of the solution that have same composition, that have same composition in liquid, in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, and boil at constant temperature, boil at constant temperature। क्लियर है बात। क्या बताया कि एजोट्रॉप्स प्यारे बच्चों आपके क्या है, बाइनरी, एजोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सुनते ही दिमाग में, अच्छा एजोट्रॉप्स बाइनरी सॉल्यूशंस है, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड, फिक्स्ड कंपोजिशन है और बॉईल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। देखो बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तभी सेपरेट होते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हो और उनके मोल फ्रैक्शंस लिक्विड और वेपर फेज में अलग हों, लेकिन ये तो सेम है, इसलिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं हो सकते। तो बात समझ में आ गई कि एजोट्रॉप्स कौन है, कि पक्का। देखो बात समझ में आनी चाहिए, सुनते ही ना दिमाग में तुरंत ये 5 बात आ जाए कि क्या, कि पहली कि बाइनरी सॉल्यूशन, फिक्स्ड कंपोजिशन और बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते और लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में क्या है, सेम है। बात क्लियर, सोच लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What type of azeotropic mixture will be formed when a solution of acetone and chloroform? Justify on the basis of strength of intermolecular interaction that developed in the solution। देखो बच्चों, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म सुनते ही दिमाग में क्या आया आपके, एक लाल बत्ती जली, अरे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है यानी कि इंटरैक्शन उसका बढ़ रहा है, इसका मतलब वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, mixture of chloroform and mixture of chloroform and acetone, mixture of chloroform and acetone show negative deviation, negative deviation, negative deviation from Raoult's law। हाँ या ना, क्योंकि देखो इंटरेक्शन का बढ़ना मतलब उन कंपोनेंट्स की एस्केपिंग टेंडेंसी का घटना, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घटती है जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन से उनका आइडियल सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर आ रहा था राउल्ट्स लॉ से, अब उतना नहीं आता, कम आता है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई कि भाई ये दोनों कैसे कर रहे हैं।
तो भाई ये निगेटिव डेविएशन करते हैं, दस इट फॉर्म मैक्सिमम, अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, हाँ या ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज this is because of chloroform, this is because chloroform chloroform molecule chloroform molecule is able to form hydrogen bond to with hydrogen bond with acetone molecule with acetone molecule। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्लोरोफॉर्म जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है किससे, एसीटोन के साथ, जिसकी वजह से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट रही है कंपोनेंट्स की और वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना प्यारे बच्चों, वही आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ, किसको, निगेटिव डेविएशन को, ठीक है ना। चलो भाई देखो निगेटिव डेविएशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना। एक एग्जांपल हमारे पास है, आप ऐसा समझ लो कि कोई एग्जांपल आप लेते हो, देखो मैंने बताया ना इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे आपने H2O और HNO3 ले लिया, क्या ले लिया, H2O और HNO3। अब हमारे पास तो देखो निगेटिव डेविएशन है, ओके। एक एग्जांपल मैंने आपको लिया हुआ है, कितना, 68%, देखो फिक्स्ड कंपोजिट 68% HNO3, ठीक है ना। चलो भाई पहले निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे फिर शो करेंगे, ठीक है ना बात। चलो तो एक तरफ मैंने क्या लिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ठीक है, और दूसरी तरफ लिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3, मतलब HNO3 का इधर 1 है तो दूसरी तरफ H2O का 1 होगा और HNO3 का 0 होगा, ठीक है ना इतनी बात। यानी कि इसमें हमने मोल फ्रैक्शन को लिया हुआ है। ये आपकी किसकी हो गई, ये आपकी आइडियल सॉल्यूशन की लाइन हो गई, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक। इधर हमारा क्या है, प्रेशर है और इधर मोल फ्रैक्शन है। तो जो हमें ग्राफ दिखेगा वो इसके नीचे दिख रहेगा, क्योंकि भाई निगेटिव डेविएशन में ग्राफ तो नीचे से ही जाता है, हाँ या ना। निगेटिव डेविएशन में क्या था, नीचे से, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, एस्केपिंग टेंडेंसी घट रही थी प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर कम। अब देखो ये जो आपको थोड़ा सा, चलो इसे और वैसे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलो ये ऐसे समझ लो, देखो 68% है, यहाँ पर ये 100 है, तो थोड़ा सा आगे चलोगे तो लगभग 68% ऐसे दिखेगा, ये यहाँ पर सबसे कम है इसका, यानी कि यहाँ पर सबसे कम वेपर प्रेशर है। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए, किसके लिए, समझाने के लिए किसको ले लेता हूँ, हाँ, इधर मैंने टेम्परेचर ले लिया यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और इधर मेरा मोल फ्रैक्शन है, समझ में आ गई बात। और ये हो गई आपकी लाइन। अब देखो जहाँ पर वेपर प्रेशर कम है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, नहीं होगा। तो एक ऐसा कंपोजिशन आपको मिलता है जहाँ पर आपको सबसे कम वेपर प्रेशर, यानी कि सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना, सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर, जो ये मैंने पॉइंट आपको दिखाया है, इसी पॉइंट पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आएगा, बॉइलिंग, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, HNO3 का देखो क्या होता है, हाँ 188, इसका आपका वाटर का होता है 373 केल्विन, और जो ये मिलता है ना बच्चों 381.6 मिलता है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन है, 68% HNO3। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, जब हम H2O और HNO3 को मिलाते हैं, किसको, वाटर को, नाइट्रिक एसिड को, तो वो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है।
और उनका जो जिस पर उनका सबसे कम वेपर प्रेशर है, सबसे कम वेपर प्रेशर, वहाँ पर अगर हम कंपोजिशन देखें तो 68% है। और इसी कंपोजिशन पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ना बच्चों, वो 381.6 आता है, यानी कि दोनों से ज़्यादा। क्लियर है इतनी बात? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, याद रहेगा, देखो मैंने एग्जांपल आपको समझाया। क्लियर है क्वेश्चन? कि जो भी आपके निगेटिव डेविएशन शो करेंगे ना बच्चों, निगेटिव डेविएशन, डेविएशन निगेटिव, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। याद रहेगी बात? हाँ या ना? सोच लो एक बार, पक्का? चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ये देखते हैं। हाँ, डिफाइन एजोट्रॉप्स, मैंने अभी डिफाइन ही कर दिया है। व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप्स फॉर्म बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। चलो भाई, पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो देखो, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? क्यों भाई? तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हैं, इस अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी एग्जांपल्स। अब मिनिमम boiling azotrops, minimum boiling azotrops, minimum boiling azotrops is formed by solution, formed by solution, formed by solution, a large positive deviation, formed by solution showing a large पॉजिटिव डेविएशन। जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना बच्चों, वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक, इतनी बात। अब मैंने आपको देखो ये बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन शो करने का रीज़न, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, ऐसे नहीं किसी पर भी। जैसे पिछले वाले में आपने देखा था 68% था, ऐसे ही इसका एक एग्जांपल लेंगे अभी, वो भी आपका फिक्स कंपोजिशन होगा। चलो भाई, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, इतनी बात। ये तो हो गया, डिफाइन एजोट्रॉप्स हम कर चुके हैं, इसका मैं एग्जांपल अब आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 95% इथाइल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH। ठीक है, ओके। चलो, पहले देखो इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, देखो इधर मैंने क्या लिया हुआ है, मोल फ्रैक्शंस लिया हुआ है, H2O का 0, एक तरफ हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम प्रेशर लेंगे, यानी वेपर प्रेशर। और इधर C2H5OH का मोल फ्रैक्शन 1 है, इधर H2O का 1 लिया हुआ है और इथाइल एल्कोहल का प्यारे बच्चों 0। अब सोचो, यहाँ पर बिल्कुल 100% इथाइल एल्कोहल। अब इसकी पहले एक लाइन अपनी बना लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन वाली, ठीक है ना? ओके, ये देखो, अभी इथाइल एल्कोहल क्या है 1, यहाँ पर पूरा का पूरा 100% और हमें लेना 90, तो थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको वो कंडीशन दिख जाएगी। ये यहाँ पर सबसे, यहाँ पर आप देखो ना प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर है नहीं है? क्योंकि H2O और C2H5OH पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं? क्यों? मैंने आपको बताया, तो जो इथाइल एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी। क्या बन रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब उसमें हम वाटर को मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पर प्यारे बच्चों उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है कुछ, जिसकी वजह से वो आपका क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग हो गई वीक, और बॉन्डिंग वीक यानी कि अब उसी टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर्स बनेंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी क्योंकि बढ़ गई है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो मैंने बताया कि ये वाला कंडीशंस आपकी क्या हो गई है, 95%। ये यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, और वेपर प्रेशर प्यारे बच्चों ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहा होगा? कम। इसी पर बिल्कुल, जिस पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिला है ना वो वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम मिलता है। ये इधर हमने टेम्परेचर लिया प्यारे बच्चों और इधर हमने मोल फ्रैक्शन। जो ये इसका जो टेम्परेचर होता है इथाइल एल्कोहल का, वो 351.5 है और ये आपका 373 है। तो जो ये मिल रहा है ना यहाँ पर, ये होता है 351 केल्विन। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल।
तो जब आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा वहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होगा, हाँ या ना। देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आगे, नहीं है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिफाइन एजोट्रॉप्स, व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड्स और गिवन एग्जांपल। अभी मैंने आपको समझाया कि एजोट्रॉप्स क्या है, तो भाई देखो लाइन मैं दोबारा से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एजोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर, अभी समझाया था कैसे मिक्सचर होते हैं। तो एजोट्रॉप्स आर द बाइनरी, एजोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ, बाइनरी mixtures of solution, binary mixture of solution that have same composition, that have same composition, same composition in liquid एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में प्यारे बच्चों दोनों का कंपोजिशन सेम होगा और बॉईल होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात तो हो गई एजोट्रॉप्स की। अभी मैंने आपको बताया कि उसने बोला ना एजोट्रॉप्स बाय नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव डेविएशन है ना तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होगा। नेगेटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जो भी निगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होंगे। और इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था। कौन सा होता है निगेटिव डेविएशन में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये था ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आप एग्जांपल लिख सकते हो। क्या है एग्जांपल आपका, हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। और भी दिखा सकते हो, बस आपकी इच्छा है, इसमें आपको क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दिखा। पक्का सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि भाई निगेटिव डेविएशन का। देखो पॉजिटिव का तो मैंने अभी आपको दिखाया था ये कि C2H5OH 95% ये पॉजिटिव डेविएशन है, और निगेटिव डेविएशन का एक दिखाया था ये वाला 68% HNO3, ठीक है ना। सोच चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, पॉजिटिव डेविएशन भी समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, और निगेटिव डेविएशन समझ में आ गया होगा, एजोट्रॉप्स। चलो डिफाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड्स करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, और डिपेंड नहीं करती किस पर, नेचर पर। देखो जैसे आपने बोर्ड तो देख, अभी हो सकता है कुछ बच्चों ने दिए हों कुछ ने ना दिए हों, तो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ठीक ऐसे ही समझो कि ये एक डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है, किसमें, चुनाव में, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो कौन जीतेगा, सिंपल सी बात है, जिसके ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ठीक है ना। और कोई आदमी एक वोट दे रहा है बेचारा, हमारे जैसा कोई गरीब आदमी अगर एक वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, चाहे कोई अंबानी वोट दे तो भी उसकी यही होगी। यानी कि वो नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो अमाउंट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिसके जितने ज़्यादा वोट उसके उतने ज़्यादा, मतलब वही जीतेगा, ठीक है ना इतनी बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ वोट्स पर, नंबर ऑफ पर्सन्स पर, कि जिसके जितने ज़्यादा वो आपका उम्मीदवार जीते। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी के ज़्यादा वोट काउंट होंगे और किसी आदमी के कम, सबके बराबर बराबर ही वोट माने जाते हैं। क्लियर है ना। आदमी अगर एक बार बटन दबा रहा है तो उसका भी एक वोट है, कोई दूसरा भी दबा रहा है तो भी उसका एक वोट है। ऐसे नहीं कि एक आदमी ने वोट बटन दबा दिया तो उसके 100 वोट हो गए, नहीं। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर और डिपेंड नहीं करती नेचर पर। क्लियर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो वर्ड आप अगर देखोगे तो इनसे मिलके बनी हुई है, को प्लस लिगारे, ठीक। जो को मीन्स होता है ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या है, टुगेदर, ओके। और जो आपके पास लिगारे है इसका मतलब होता है टू बाइंड, मीन्स टू बाइंड। क्लियर है, ये इसके लैटिन मीन्स हो गए। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, properties of the solution which depend only
which depend only on the number of solute particle, number of solute particle, but not on the nature, but on the nature of the solute। ठीक, यानी कि जो नंबर्स पर तो डिपेंड कर रही है, लेकिन डिपेंड नहीं कर रही है किस पर, नेचर पर, उसको हम बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर इतनी बात? सोच लो, पक्का? चलो भाई। हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन इट? देखो बच्चों, जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में, तो वो उसके वेपर प्रेशर को कम कर देता है। क्या कर देता है? वेपर प्रेशर कम। कैसे? देखो, आप ऐसा सोचो कि भाई, पहले चलो मैं आपको लिख देता हूं। हाँ, ये देखो, इसमें मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है ना? प्योर सॉल्वेंट यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो उसके जो ये पार्टिकल्स हैं, ये आपके किस में जा रहे हैं? वेपर्स में बदल रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हैं, कैसा सोल्यूट है ये? नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने से क्या होगा? देखो, ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स थे ना, इन्होंने उसकी सरफेस को तो कवर किया होगा ना, फिर जगह तो लेंगे, यानी कि सरफेस एबिलिटी को एक कम कर देते हैं। अब सरफेस एबिलिटी कम होगी तो अभी ये जो पार्टिकल्स थे, अब ये कम वेपर्स में बनेंगे, ठीक है? वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब ऐसा सोचो कि भाई, पहले तो सिंपल प्योर सॉल्वेंट थे, वोलेटाइल थे, इसलिए आराम से वेपर्स में बदे, चेंज हो गए। लेकिन जब हमने उससे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो उसने क्या करा? उसके सरफेस एबिलिटी को कम कर दिया, जिसकी वजह से अब कम वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल व्हेन ए नॉन volatile solute when a non-volatile solute is added to a solvent, the the vapor pressure of solvent decreases, ठीक, decreases as compared to the vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। पक्का बात समझ में आ गई? चलो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? इट हैज अ वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेट द मोलर मास। अब देखो बच्चों, आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस पर आओ। 10 ग्राम दिया हुआ, यानी कि आपके पास ये समझ लो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके पास 10 ग्राम है, और मास ऑफ सोल्वेंट आपके पास कितना है? तो मास ऑफ सोल्वेंट की बात करें तो भैया 200 ग्राम है। क्या है? 200 ग्राम। और उसका जो इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है? वेपर प्रेशर दिया और प्योर का भी दिया हुआ। तो हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहती थी ये बोलती थी कि जो भी कमी होती है वेपर प्रेशर में, वो डिपेंड्स करती है कि आपने कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है, ठीक है ना? कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने मिलाया। तो फॉर्मूला इसका होता था पी नोट ए माइनस पी अपॉन, ये सॉल्यूशन का है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। और दूसरी तरफ आपके पास था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? इतनी बात। पी नोट ए हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट का, कितना था? 32 mm है, और जो इसका सॉल्यूशन का है वो भी हमें दिया हुआ है 31.84 mm, ठीक? इतनी बात। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देते हैं।
देखो कितना होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो हो गई पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, N2, या आप लिख सकते हो मोल ऑफ NB अपॉन Na प्लस NB। देखो 200 ग्राम है और 10 ग्राम बहुत कम है, तो मैं इसे डाइल्यूट मान सकता हूँ। और डाइल्यूट अगर मैं मानूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो Na है वो बहुत बड़े मोल होंगे कंपेयर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पक्का इतनी बात। तो मैं इसको एज ए ट्रीट कर सकता हूँ NB अपॉन Na। हाँ या ना? पक्का इतना? अब वैल्यू रखते हैं 32। ध्यान रखना मैं क्यों करा ऐसा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है किसके कंपेयर में, सोलवेंट के, तो सब नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 32 माइनस 31.84 अपॉन 32 इजिकल टू, अब देखो मोल की बात करते हैं, तो 10 अपॉन इसका मोलर मास हम m मान लेते हैं, और उसका हमारे पास कितना दिया हुआ है 200, और कौन था, हाँ वाटर, तो वाटर का होता है आपका 18। ठीक है इतनी बात। तो एक जीरो से तो एक जीरो चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 18, ऊपर कितना हो जाएगा 18, और नीचे आ जाएगा आपका m इंटू 20। ठीक है इतनी बात। अब देखो 32 और 31.84, अगर आप 32 में से किसको माइनस कर रहे हो, इसको, तो कितना बचेगा देखो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, ये बचेगा कितना, 0.16 अपॉन 32 इज इक्वल टू 18 अपॉन m इंटू 20। इस पॉइंट को हटा के यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, 16 से ये 2 बार चला जाएगा, और 20 से ये कितनी बार 5। तो जो m की वैल्यू आ गई ना प्यारे बच्चों, वो 180 आ गई। तो उसका जो मोलर मास होगा सोल्यूट का वो कितना होगा, 180। क्लियर है इतनी बात। तो फॉर्मूला याद रखोगे, एक तरह से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। ओके देखो बच्चों, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं रूम टेम्परेचर, बाकी नहीं करते, ना एलिवेशन को करते ना फ्रीजिंग को करते। ठीक है ना, सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी है जो आप किसको मेजर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि इन इन ऑस्मोटिक प्रेशर, इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, बात समझ में आई ना, कि कंडीशंस देख रहे हैं। इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेशर कैन बी मेजर्ड, बस 2 चीज आपको याद रखनी है इसमें, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, and molarity of the solution, molarity of solution is used instead of molality। एक तो हमने रूम टेम्परेचर लिया, दूसरा उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, मोलैरिटी को, किसके कंपेयर में, मोलैलिटी। बाकी सब में है ना, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो एक तो रूम टेम्परेचर, दूसरा मोलैरिटी का यूज होना। इससे फायदा क्या होता है, तो देखो इससे जो फायदा है, आप ये कह सकते हो, दिस मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, दे आर जनरली नॉट स्टेबल। ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते और उनकी पुअर सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है ना, कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, देखो यूज करने को तो कर लेते, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, सच एज प्रोटीन्स, as they are they are generally they are generally not stable, generally not stable at high temperature, हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सोल्युबिलिटी, हैव पुअर सोल्युबिलिटी। चलो भाई,
अब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो पॉलीमर्स है उनकी सोल्युबिलिटी कम है और वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, इसलिए हम कौन सी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना बच्चों, उसके अंदर हम ये मेन है, एक तो रूम टेम्परेचर और दूसरा आपकी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी की जगह पर हम मोलैरिटी कर रहे हैं। एक तो देखो सोल्युबिलिटी कम है पॉलीमर्स की, और दूसरा हायर टेम्परेचर पर ये लोग कैसे हैं, अनस्टेबल है। इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। दूसरे पर आते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ये भी मैंने आपको बताया था, चलो दोबारा बता देता हूँ। सेकंड आपके पास मैंने कहा था जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है कि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी घट जाती है ना, कि increase in temperature decreases the solubility of of oxygen in water। हाँ या ना? as a result as a result amount of as a result amount of dissolved oxygen as a result amount of dissolved oxygen decreases oxygen decreases। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको ब्रीथ करने में, सब वो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कम आएगी, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ गई। चलो भाई थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। क्या कह रहा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 m KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल दैट ऑफ द 1 m शुगर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जो आपका KCl है, ये आयंस में जब टूटता है तो ये आपको K प्लस और Cl माइनस, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डबल हो गए। नहीं, पहले KCl तक टूटा K प्लस और Cl माइनस में, और इसको आप ऐसे भी याद रख लो कि इसका जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो 2 होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये भैया टूट रहा है K प्लस और Cl माइनस में। और जो आपका प्यारे बच्चों शुगर सॉल्यूशन होते हैं वो नहीं डिसोशिएट होते, जिसकी वजह से वो उनका वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है ना? क्योंकि आप अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना अभी आगे, तो आएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू IM इंटू KV। तो वांट ऑफ फैक्टर इसका 2 है, और वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है वो हम अभी देखेंगे कि भाई ऐसे वो क्या नाम सॉल्यूट जो आपके क्या काम कर रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, या तो वो एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोशिएट हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों में हमें लेना है। अब KCl है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये क्या हो रहा है, ये डिसोशिएट हो रहा है आयंस में। नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने बताया था ना कि अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट टूट गया, डबल हो गया, यानी कि उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो उसके कंपेयर में डबल होगी। चलो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.536 mm। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution when 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P नोट S माइनस P नोट अपॉन PS। PS ठीक है, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, ठीक, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमारे पास P नोट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 17.536। हाँ या ना? चलो अब ये भी आपका 17.536 है। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें निकला सोल्यूट, तो सोल्यूट कितना है, सोल्यूट आपका 20 ग्राम है, ग्लूकोज है, मोलर मास याद रखना बच्चों, ग्लूकोज का 180 होता है। ठीक, 20 मोल फ्रैक्शन तो याद ही होगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो 20 अपॉन 180 प्लस 500 अपॉन 18। अब देखो ये जो 20 अपॉन 180 है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, 500 अपॉन 18 के। हाँ या ना? देख लो आराम से। ठीक है ना? अब इसके कंपेयर में ये छोटा है तो मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ ना। ठीक है ना? अब नेगलेक्ट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा,
आपके पास था 17.536 माइनस पी एस, और इधर आपका हो जाएगा कितना बच्चों आ, ये था 17.536, ऊपर था 20/180, और नीचे है 500/18। तो देखो इस जीरो से ये जीरो और 18 से 18, तो आ गया 2/500, यही तो आएगा। यानी कि 17.536 माइनस पी एस इज इक्वल टू 17.536 इंटू 2/500, ये आपके पास है। क्लियर है इतनी बात? आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उससे नीचे 1000 बन जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है। अब देखो 17.536 की ना आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये अप्रॉक्स जो आएगा ना सोल्व करके प्यारे बच्चों, तो 0.070 आएगा, आराम से कर लेना। तो पी एस हो जाएगा 17.536 माइनस 0.070, यानी कि ये आ जाएगा 17.466 बात समझ में आ गई? क्या करा भाई, हमें है ना पेपर प्रेशर्स दिए हुए थे दोनों, प्योर स्टेट का पेपर प्रेशर दिया हुआ था, सॉल्यूशन का हमें निकालना था, और ये भी दिया हुआ कितना हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो तुरंत हमारे दिमाग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? और सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत, सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। चलो भाई आसान था, आगे बढ़ते हैं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना। ठीक, ऐसे ही है ये भी, ठीक है ना। चलो इसको भी करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ, या हमें मास ऑफ या यूरिया या वेट ऑफ यूरिया हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ यूरिया, ठीक है। M2 ले लेते हैं, ये हमें दिया हुआ 30 ग्राम, और वाटर का भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों वाटर का? तो भैया वाटर का दिया हुआ है 846, ठीक है। पी नोट हमारे पास है 23.8 mm, पी एस हमें निकालना है। ओके, तो पहला काम हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखो भाई मोल फ्रैक्शन अगर निकालें तो सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल अगर मैं निकालूं तो इसके आएंगे 30/, यूरिया का होता है 60, तो ये आ जाएगा 0.5। और मोल फ्रैक्शन निकालने में दोनों मोल आपको चाहिए। अब 18 से करेंगे तो ये 47 है। अब देखो जो मोल फ्रैक्शन, वो सॉरी मोल ऑफ वाटर हैं, वो यूरिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना? तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ना हो तो आपको इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमें तो फॉर्मूला निकालना है, यानी कि सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे वाटर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए मोल हो उसके कितने आ गए थे, 47, और ये आ गया 47.5 टोटल, डिवाइड करोगे तो 0.99 आएगा। तो P आ जाएगा आपके पास पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो हमारे पास कितना आ गया, पी नोट हमारे पास है 23.8 इंटू 0.99। सोल्व करना, ये पहले भी आया था, याद रख लेना, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। क्लियर है इतनी बात? तो क्या करा, हमारे पास 30 ग्राम यूरिया था, उसको हमने डिसोल्व किया वाटर में, कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्यूशंस, जबकि हमें प्योर स्टेट में दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करा मैंने, दोनों के मोल निकाले, मोल की मदद से मोल फ्रैक्शन निकाला और सिंप्लीफाई कर दिया। पक्का? चलो भाई, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशंस। देखो भाई ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हेनरी लॉ एक बार और लिख रहा हूँ। चलो भाई इतनी बार में तो आपको याद होना जाना चाहिए बिल्कुल। क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो एक बात का और ध्यान रखना, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बस आपको दो चीज़ करनी है। पहला जो चीज़ गिवन है उसे लिखो, और फिर देखो कि उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला कौन सा याद है, क्या आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो बस। थोड़ी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसकी यूनिट्स, ऐसा ना हो कि यूनिट्स में आपकी गलती हो जाए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, इन
vapor phase is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to the mole fraction to the mole fraction of the gas of the gas in of the gas in the solution। ठीक है इतनी बात कि जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, ये ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, यानी P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। चलो भाई, अब इसका एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन मैंने आपको बता रखे हैं, वैसे तो कई सारे पता होंगे आपको। पहला था कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, और दूसरा मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ डिकम्प्रेशन ऑफ सिकनेस। ये मैंने आपको दोनों बताए हुए हैं, याद होंगे। चलो इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है कि 5% aqueous solution of non volatile solute is was made and its vapor pressure वाउट टू भी इतना, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वो हमें दिया, मोलर मास पूछा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है इतनी बात। पी नोट कितना था प्यारे बच्चों, पी नोट हमें दिया हुआ 760, तो 760 माइनस 745 अपॉन 760। मास कितना है नॉन वोलेटाइल का, यानी कि 5% है, तो हम मान सकते हैं 5 ग्राम, और आपका 95 ग्राम हो जाएगा वाटर, ठीक है ना। तो 5 अपॉन M2 अपॉन 95 अपॉन 18 प्लस 5 अपॉन M2। अब देखो आपके पास जो ये 95/18 है ना बच्चों, ये बड़ा होगा नहीं होगा 5 अपॉन M2 से, देखो हाँ या ना, क्योंकि देखो मोलर मास तो उसका ज़्यादा ही होगा और मास उसका 5 है। क्लियर है इतनी बात, तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आएगा 5 अपॉन M2 और 95 अपॉन 18। क्लियर है इतनी बात। अब देखो 760 में से 745 गए तो कितना बचेगा 15, और ये हो गया 760। ठीक है, सोच लो इतना, तो ये आ गया आपके पास, और ये कुछ कैंसिल हो रहा है उसे भी देख लो। तो भाई आपका कैंसिल होगा, 5 से ये हो जाएगा, कितना आएगा आपका 19, तो ये आ जाएगा आपका 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 M2। तो हमारे पास M2 आ जाएगा 18, कितना आएगा 18 इंटू 7, या ना 18 इंटू 760 अपॉन 15 इंटू 19, ये आ गया। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आता है, ये चला जाता है 19 से चलाएगा कितनी बार 40, और 5 से हम काट सकते हैं, 5 से ये 3 बार, और ये 8, और 3 से ये 6, तो हमारे पास आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल। देखो कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बात क्लियर है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने लगाया RLBP, आप याद रखोगे RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लॉरिंग क्या कहती थी आपको पता ही है कि किसी भी वेपर प्रेशर में अगर हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और उसके वेपर प्रेशर में जो भी कमी होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, कि आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। क्लियर है इतनी बात, कि जो भी कमी है याद रखोगे इसे, कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जितना ज़्यादा मिलाओगे उतनी ज़्यादा कमी होगी। चलो भाई, आसान था क्वेश्चन। हाँ, अगला क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। देखो बच्चों, ये हमारी जो क्या नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, और क्या फॉर्मूला था ये बताओ। चलो पहले तो फॉर्मूला आपका था डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB, याद है। कांस्टेंट हमें दिया हुआ, KB हमारा क्या होता था, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम था वैल्यूस्कोपिक। अभी चलो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं। मोलैलिटी दी हुई है, ओके, तो हमारे पास
डेल्टा टी बी ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.52 यानी 0.104। अब देखो जो डेल्टा टी बी है वो होता था टी बी माइनस टी नॉट बी इजिकल टू 0.104। अब हमारे पास जो वाटर है उसका 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0.104, तो सोल्व होके आएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा फॉर्मूला है, हम इसे याद रखेंगे और आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। assertion elevation in boiling point is a colligative property। ठीक है, elevation in boiling point is a colligative property, elevation in boiling point is directly proportional to molarity। देखो बच्चों, assertion सही है बट रीजन रॉन्ग है। क्यों? elevation in boiling point is a directly proportional to molarity, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, नॉट मोलारिटी। ठीक है ना, यहां पर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, मोलारिटी, जबकि होना क्या चाहिए था, मोलारिटी होना चाहिए था। तो ये बात गलत है। हाँ ये सही है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिपेंड्स कर रही है अमाउंट्स पर, ना कि नेचर पर। तो भैया सी आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, याद रखोगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम के बी। ठीक, मोलालिटी पर डिपेंड करता है, ना कि मोलारिटी पर। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो बच्चों, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम के बी। अगर मैं एम यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी यानी कि 1 m मोलल सॉल्यूशन ले लूं, क्या ले लूं, 1 m मोलल सॉल्यूशन, तो देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, बताओ। तो आप ये कह सकते हो कि भाई मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इसका नाम है, इज डिफाइंड एज, चलो लिख देता हूं, मोलल बॉइलिंग पॉइंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट is defined as, is defined as the elevation in, elevation in boiling point, elevation in boiling point for 1 m solution, यानी कि for 1 मोलल सॉल्यूशन। हाँ या ना, कि एक मोलल सॉल्यूशन में जो भी एलिवेशन होगा, जो भी एलिवेशन होगा उसे हम बोलेंगे मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? या आप ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोल्यूट का 1 ग्राम मोल सोलवेंट के 1000 ग्राम में हो। 1 मोलल का मतलब ये तो होता है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 है तो उसमें जो भी एलिवेशन होगा, यानी कि उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसके कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो एक बार, बढ़ते हैं फिर आगे। ओके, क्या कह रहा है, व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट? ओके, व्हाई इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिल्कुल जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो भाई, हाँ मैंने आपको बताया था, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, पहले मैं आपको है ना बॉइलिंग पॉइंट ही बताता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। पता होना चाहिए ना कि भाई बात हो रही है तो फिर ठीक से ही हो। कि देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी भी लिक्विड का द टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच इट्स इट्स वेपर प्रेशर, इट्स वेपर प्रेशर becomes equal to, becomes equal to, becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक, इतनी बात कि वो टेम्परेचर जहां पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर वो बॉईल हो जाता है। ठीक है, अब यस पाओ कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। अब आपको क्या करना है, इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि आप उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो आ जाओ। नहीं समझे बात, ऐसा समझ लो कि भाई अपने दिमाग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लो कि एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10वां फ्लोर आप मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, और जो वेपर प्रेशर है अभी उसे मान लो 8वां फ्लोर। अब आपको उस वेपर प्रेशर को बढ़ा के 8वें फ्लोर से 10वें पे लाना है, तब जाके वो बॉईल होगा। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, वो जो 8वां फ्लोर था वो गिर के पहुंच गया मान लो 5 पर। अब आप सोचो आपको 5वें से बढ़ाकर कहां तक लाना है, 10 तक, तो ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। क्लियर इतनी बात? तो मैं ये कह सकता हूं, चलो इसका मैं लिख भी देता हूं कि भाई द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, boiling point of solution, boiling point of solution is always higher than, boiling point of the solution is always higher than that of pure solvent। ठीक, इतनी बात, higher than that of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट से हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एज द वेपर प्रेशर, एज द वेपर pressure, as the vapor pressure of solution is lower than, is lower than that of pure solvent, that of pure solvent, and vapor pressure, vapor pressure increases, vapor pressure increases with increase in temperature, with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब क्या कह रहा है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ है कि भाई एलिवेशन, एलिवेशन elevation of boiling point, elevation of boiling point is a colligative property, is a colligative property। क्यों है? क्योंकि भैया ये डिपेंड करता है, is a colligative property because it depends, because it depends on number of solute particle, number of solute particles present in solution। जो भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा और आपको उतना ही ज़्यादा फिर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? सोच लो एक बार पक्का, आगे बढ़ें फिर। चलो भाई, कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। देखो बच्चों, जो ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। याद करो कि ये जो होता था आपका सॉल्वेंट होता था, और ये आपका क्या होता था? लिक्विड वाला, और ये आपका होता था सॉलिड वाला। ये फ्रोजन है और ये आपका लिक्विड है। ठीक, और ये आपका क्या होता था? सॉल्यूशन। तो ये जो आपको बच्चों पॉइंट नजर आ रहा है ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? जब आगे आएगा तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अभी तो बस एमसीक्यू है तो मैं इसको बता दे रहा हूं कि ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चलो भाई, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? NISA took two aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea and other containing 42.75 gram of substance Z in 100 gram of water respectively. It was observed that both the solution froze at the same temperature। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये देखो, इस दोनों सॉल्यूशंस में आपको एक बात बोली हुई है कि एज बोथ द सॉल्यूशन, as both the solution
solution have same depression इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात बोली गई है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मोलैलिटी है वो भी सेम होगी, सो दे हैव सेम मोलैलिटी। क्लियर है इतनी बात? इनकी मोलैलिटी भी सेम होगी, और मोलैलिटी आपको पता ही है प्यारे बच्चों क्या होती है कि किसी भी सोल्यूट के कितने मोल 1000 ग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम मोलैलिटी बोलते थे। तो अगर मैं मोलैलिटी ऑफ यूरिया की बात करूं, किसकी? मोलैलिटी ऑफ यूरिया, एक हमारा यूरिया है, तो मोलैलिटी ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ सब्सटेंस जेड, जो भी सब्सटेंस आपके पास है दूसरा वो। ठीक है, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? देखो उसका कितना मास दिया हुआ है, 7.5। मोलर मास कितना होता है यूरिया का? तो 60 होता है, और सब्सटेंस हमारे पास है 100 इंटू 1000। ठीक है ना? देखो अगर हमारे पास ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, याद है? या फिर आपने लिखा था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, अगर डेल्टा टी एफ सेम है दोनों का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोलैलिटी सेम है। अब इसके निकालेंगे तो मास कितना दिया प्यारे बच्चों इसका? 42.75। मोलर मास इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, और वो इसका 100 ही है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, इनटू 1000। अब देखो 1000 से 1000 चला गया, 100 से 100 चला गया। अब आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो, कितना आएगा? 42.75। तो m आ जाएगा, कितना बचा हुआ है? 42.75। और ये दोनों आगे आपके इधर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ना। 42.75 इंटू 60 है, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों? 7.5। ये आपके पास है। तो मैं इसको और इसको अगर हटा के ये जीरो हटा दूं तो बात खत्म हो गई। अब देखो क्या होता है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 75, चाहो तो इसको आप 3 से काट दो, ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा आपका 25। अब देखो 25 से जा रहा है क्या ये? 25 से बिल्कुल, 25 वन ज़ा 25 हो गए। ठीक है, कितने बचे? 12। 25 5 ज़ा 125 हो गए। 25 थे ना यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये आपका कितना हो गया? चलो डिवाइड कर देते हैं ना। 4275, 25 वन ज़ा 25 हो गए। कितने बचे आपके? 7, और ये एक। 25 7 ज़ा 175, ये आपके हो गए 2 और 1, तो 171 इंटू 2 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा आपका 342। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो भाई ध्यान रखना है बस कि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दोनों के लिए जो फ्रोज टेम्परेचर है सेम है, यानी कि दोनों के लिए सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर ऐसा है तो उनकी मोलैलिटी भी सेम होगी। तो हमने क्या करा, दोनों की मोलैलिटी को इक्वेट कर दिया। और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। सही है। क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में सबसे पहले लिख लो आपकी, आपको दिया हुआ क्या है। तो मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, लिखो मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कितना है मास ऑफ ग्लूकोज को मैं अगर W2 नाम दे दूं तो ये हो गया भैया 60 ग्राम। और मास ऑफ वाटर भी आपके पास है, तो लिखो इसे भी। मास ऑफ वाटर आपके पास हो गया प्यारे बच्चों W1, यानी कि 250 ग्राम। ठीक, मोलर मास लिख देते हैं किसका? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपका हो जाएगा C6 और H12O6 होता है ग्लूकोज। याद रखना इसका मोलर मास 180 होता है, इसे भी लिख दिया। ठीक, वाटर का हमें पता ही होता है। और के एफ की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारे पास होता था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ होता था। अब चाहो तो आप एम को खोल दो, देखो क्या आता है।
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू 1000 इंटू के एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना, देखो W2 कितना है 60, 60 ही है ना, 60 इंटू हो जाएगा ये आपका डिवाइड में 180। चलो भाई, और नीचे आपके पास ये दिया हुआ है 250 इंटू 1000, और के एफ हमारे पास है 1.86। ठीक है, इतनी बात। देखो इस जीरो से ये जीरो गया, इस 6 से ये चला गया 3, ये भी कैंसिल हो गया, 25 से चला गया 4, और 3 से चला जाएगा आपका 3 6 हो गया, और ये ठीक है। सोल्व करोगे तो ये 2.48 आएगा। ठीक, और डेल्टा टी एफ होता क्या है प्यारे बच्चों, तो डेल्टा टी एफ होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो टी नोट एफ तो हमारा 273 है, तो मैं यहां से टी एफ की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये आएगा 273 माइनस 2.48, तो यानी कि 270.52 कैल्विन। क्लियर है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 कैल्विन। लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाया। देखो बच्चों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Calculate the mass of the compound to be dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इतना। ठीक है भाई, देखो जो जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो भैया मास ऑफ द कंपाउंड नहीं है हमारे पास, M2 है। ठीक है ना भाई, मोलर मास हमारे पास है 256। चलो भाई, 256 ग्राम पर मोल हमारे पास है, एंड मास ऑफ सोलवेंट भी है 75 ग्राम, और डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.48, और के एफ भी दिया हुआ है 5.12। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम रखेंगे फॉर्मूले में W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू 1000, ये हो गई मोलैलिटी इंटू के एफ। तो क्या है भैया, देखो जो जो वैल्यू दे रखी है उन्हें अभी रख देते हैं। डेल्टा टी एफ है 0.48, और W2 नहीं है। ठीक, 256, W1 75 है इंटू 1000, और 5.12 ये हो गया। तो देखो बच्चों, अब 2 पॉइंट ये वाले हैं, इनको इनसे हटा देते हैं। अब देखो 256 से ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना, ओके, 25 से आप इसे भी काट सकते हो, 25 3 जा 25 इंटू ये हो जाएगा आपके पास, तो W2 आ जाएगा 48 इंटू 3 अपॉन 40 इंटू 2, 2 से ये भी चला जाएगा आपका 24। तो भाई अब आपके पास 4 आ गया, 4 से इसे भी कर सकते हो, 6 और ये 10, तो ये आ जाएगा आपका 1.8 ग्राम। सही है इतनी बात। कैलकुलेशन बच्चों देखो, आप कोशिश करें खुद से करें, जितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्लियर है इतनी बात, कैलकुलेटर का यूज ना करें। ओके, आगे बढ़ें। An antifreeze solution is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol. Okay, molar mass is 62 in 600 gram of water. Calculate the freezing point of the solution. ओके, आसान है। देखो क्या क्या दिया हुआ है पहले उसे देखो। हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, देखो जो भी दिया हो ना पहले उसे लिखो, गिवन चीज आप लिखोगे तो क्वेश्चन आधा हो जाता है। मास ऑफ सोल्यूट W2 है हमारे पास 31 ग्राम। ठीक, मास ऑफ सोलवेंट है क्या, हाँ है। मास ऑफ सोलवेंट यानी कि W1 बच्चों आपके पास है 600 ग्राम। मोलर मास हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का दिया हुआ है बच्चों, तो मोलर मास हो गया आपका M2, कितना हो जाएगा, M2 हो गया है आपके पास 62 ग्राम पर मोल। ओके, केएफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। ओके, वैल्यू रखते हैं। अब क्या आती है, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। तो ये हमारे पास था W2, यानी कि मोल्स ऑफ द सोल्यूट। ओके, नीचे आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 इनटू के एफ। ठीक, देखो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, W2 देखो एक बार 31 अपॉन 62, और नीचे वाले का मास कितना, 600 है क्या? हाँ जी, ये नहीं 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 नहीं, हाँ 600 इनटू 1000, और के एफ की वैल्यू कितनी थी, 1.86। देखो ये दो जीरो तो चले गए, 31 से ये भी चला गया, बचा हुआ है 1.86 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। तो भाई इससे ये भी चला जाएगा 0.31, और ये चला गया 5। तो आपके पास आ गया 1.55 केल्विन। आसान है कैलकुलेशन। और डेल्टा टी एफ प्यारे बच्चों होता क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, और डेल्टा अब हमें ये निकाल ही चुके हैं, टी नॉट एफ की वैल्यू 273 है, और ये हमारे पास है 1.55। सोल्व करोगे तो 271.45 केल्विन आएगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है। चलो भाई, ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid to be dissolved in of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो बच्चों, आपको मोलर मास दिया हुआ है, कितना है मोलर मास? देखो बच्चों, आपके पास जो मोलर मास है दिया हुआ है 176 मोलर मास, यानी कि M2 आपके पास है 176 ग्राम पर मोल। ओके, टू बी डिसॉल्व इन 71, यानी कि W1 मास ऑफ द सोलवेंट हमारे पास है, W2 हमें निकालना है, और डेल्टा TF दिया हुआ है 1.5। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 इंटू 1000 इंटू के एफ। तो 1.5 W2 नहीं है, M2 176 है, 75 इंटू 1000 इंटू 3.9। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आप यहां से अगर W2 को सोल्व किया जाए, देखो क्या आएगा, पहले तो थोड़ा बहुत इसे काट लेते हैं, ये पॉइंट हटा दो। ठीक, अब आप 25 से इसे काट सकते हो, 3 आएगा, और 25 से इसे काटोगे 40, 3 से ये भी कट जाएगा, आएगा 13। ठीक है, ओके, इसे आप 4 से भी काट सकते हो, 4 4 जा 16, 4 4 जा ये हो गया 10। तो आपके पास W2 आ जाएगा 15 इंटू 44 डिवाइड बाई 10 इंटू 13। इसे भी आप काट सकते हो, 5 से यहाँ 3 और यहाँ 2, 2 से ये चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 66 अपॉन 13। तो 13 5 65, तो ये 5.077 आ जाएगा। तो डेल्टा ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा W2 आ गया इतने ग्राम, 5.077। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन कोशिश करें कि आप खुद से करें, ठीक है ना। चलो भाई, a 4% solution of sucrose in water has a freezing point of 270.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water। ठीक है भाई, 4%। देखो भाई, हमारे पास जो पहले वाले में है सुक्रोज है, उसका देखो 4% ये दिया हुआ है, इस 4% का क्या होगा? 4% ने हमें क्या बताया कि इसका जो मास ऑफ सोल्यूट है, यानी सुक्रोज जो है मास ऑफ सोल्यूट, वो हमारे पास प्यारे बच्चों 4 ग्राम है, और मास ऑफ सोलवेंट जो है वो हमें दिया हुआ है 96 हो गया। ठीक है ना, ये W2 और ये W1। ठीक, और मोलर मास हमारे पास कैलकुलेट करना है, इसका मोलर मास दिया हुआ है भाई, मोलर मास।
ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या सुक्रोज हमें दिया हुआ है 342। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, तो डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ है। तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 273.15 में से माइनस कर दो 271.15, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है, तो भैया ये तो 2 आ जाएगा सीधा सीधा, 2 केल्विन। ओके, इतना हमारे पास है, तो हम इसकी मदद से के एफ निकाल सकते हैं। देखो सब कुछ गिवन है, बस के एफ नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 इंटू 1000 इंटू के एफ। तो डेल्टा टी एफ हमारा निकल गया, कितना आया, 2। W2 हमारे पास है 4, उसका मोलर मास दिया हुआ है कितना, 342, यही दिया हुआ है। चलो भाई, यही दिया हुआ था ना, देख लो। हाँ ठीक। और इसका है 96 इंटू 1000 इंटू के एफ। तो 2 से इस 4 को उड़ा दिया, और इस 2 से ये भी उड़ जाएगा, कितनी बार आएगा भैया, तो 2 4, ये आ गया। तो के एफ की जो वैल्यू आएगी वो 342 इंटू 48 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगी। ये निकल के आएगा। देखो आप अगर चाहो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 48 इंटू 342, तो ये आएगा आपका लगभग 16.52, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि के एफ तो हमारा निकल गया। अब हमें के एफ हमारे पास आ गया इतने केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आ गया। चलो, अब के एफ को देखो, दूसरी चीज अब दी है, कह रहा है 5% ग्लूकोज, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। देखो इसमें सब पता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस के एफ की मदद से डेल्टा टी एफ निकालेंगे। जो ये निकला ना, दोबारा से इस फॉर्मूले को यूज करो ग्लूकोज के लिए, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। एम में देखो कितना है, 5%, तो 5% है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो सोल्यूट है उसका तो 5 ग्राम है, और जो सोलवेंट है प्यारे बच्चों उसका हो गया 95 ग्राम। ठीक है ना, ग्लूकोज की बात हो रही है ना ये, और ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। एम हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 5 अपॉन कितना है, 180 अपॉन 95 इंटू 1000 इंटू के एफ अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 116.52, ये आ गया। अब आप इस 5 से इसको काट सकते हो, कितना जाएगा ये, 19, कितने तो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा 1000 इंटू 16.52 अपॉन 180 इंटू 19, ये इससे कर दिया। अब अगर यहां से आप डेल्टा टी एफ को सोल्व करते हो, किसको, डेल्टा टी एफ आप सोल्व करोगे, तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा 4.82, कितना, 4.82, ये निकल के आएगा। ठीक, और हमारे पास अब कितना होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी एफ हो जाएगा 273.15 माइनस 4.82, तो सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 268.33 केल्विन। क्लियर है इतनी बात। तो करा क्या हमने, सबसे पहले जो पहली कंडीशंस दी हुई थी ना, उसकी मदद से हमने पहले के एफ निकाल दिया, और के एफ निकल जाने के बाद फिर हमने डेल्टा टी एफ निकाला, और उससे टी एफ। क्लियर है इतनी बात, सोच लो एक बार। चलो भाई, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय इतना। ठीक है भाई, 1 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट हमारे पास है 1, और डेल्टा टी एफ हमारे पास था 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, यानी कि के एफ बी हमें दिया हुआ है 5.12, और W1 दिया हुआ है 50 ग्राम, ये दिए हुए। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, फॉर्मूला फिर से लगाया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। ठीक, लगा देते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 अपॉन
W1 इंटू 1000 इंटू के एफ। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना है क्या, मोलर मास। तो देखो M2 आपका सीधा सीधा जो आएगा वो आएगा W2 इंटू 1000 इंटू के एफ अपोन में होगा W1 इंटू डेल्टा टी एफ। देखो W2 है क्या, एक, इंटू 1000, के एफ कितना है 5.12, W1 कितना है तो 50 है, और डेल्टा टी एफ है 0.40। अब देखो 50 की अगर मैं 0.4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो भैया 20 आएगा, 20 ही तो होगा 50 इंटू 0.4, और ऊपर से ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 256 आ जाएगा, 256। चाहो तो देखो इस जीरो से इसको उड़ा दो, ठीक है ना। अब 5 इंटू इसे करोगे 0.4 तो 2 आएगा, और 2 से आप इसे उड़ा दोगे तो 50 हो जाएगा। तो 256 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, आसान है, सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर फॉर्मूला आपको देखो बच्चों याद है, कुछ नहीं है, दो चार फॉर्मूले ही हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, नहीं। एक तो ये कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला याद रखो, और मोलालिटी का याद रखो, बस काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A 5% solution of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% solution of glucose in water if the freezing point of the water इतना। ठीक है, देखो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, नहीं किया, ठीक उसके जैसा ही है, हाँ या ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें पता है वाटर का इतना होता है, तो डेल्टा टीएफ निकल जाएगा ना। डेल्टा टीएफ कितना आएगा देखो, तो आपके पास डेल्टा टीएफ होगा 273.15 माइनस 271, ठीक है ना। करो भैया, अरे माइनस कितना आता है, इसमें से माइनस करोगे तो 2.15 केल्विन आएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ, ये हमारे पास है, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है पहले उसे देखो। देखो भाई, आपके पास है 5% सॉल्यूशन, तो 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन सुगर, तो सीधी सी बात है मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है W2 कितना 5, और मास ऑफ सोलवेंट भी प्यारे बच्चों हमारे पास है, 100 में से माइनस कर दो, आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट W1 यानी कि 95 ग्राम। मोलर मास भी दिया हुआ है केन सुगर का 342। ओके, चलो भाई डेल्टा टीएफ भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है तो केएफ नहीं है, चलो केएफ निकालते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलैलिटी यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, W2 अपॉन M2, और W1 ये हो गया इंटू 1000 इंटू के एफ, ठीक है ना। के एफ हम निकाल रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ देखो एक बार ध्यान से देखो आपको। चलो भाई डेल्टा टी एफ हमारे पास है 2.15, मास था 5, ये होता 342, 95 इंटू 1000 इंटू के एफ, ये हमारे पास है, ठीक है ना। इतनी बात देख लो, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। और हमें निकालना है के एफ। अच्छा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 19, तो ये आपका हो गया 2.15 1000 अपॉन 342 इंटू 19, ओके, इंटू के एफ। अब देखो के एफ जो आ रहा होगा वो आ रहा है यहाँ से 2.15, तो ये है। अगर मैं इस पूरे को सोल्व करूँ, इतना हिस्सा ही है, तो वो अप्रोक्स जो होता है वो 0.154 आता है, एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है ना। मैंने इसे यहीं छोड़ दिया, अभी 0.154 ऐसे रख देता हूँ, या तो आप इसे डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 0.154। अब दोबारा से यूज करते हैं, इस बार भी आपको 5% दिया हुआ है, और इसका मोलर मास है 180, आपसे पूछा है कैलकुलेट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, चलो भाई निकाल देते हैं कितना आता है। तो डेल्टा टीएफ कितना था 5 अपॉन मोलर मास कितना आया था उसका प्यारे बच्चों, तो 180 था,
95 मास ऑफ सॉल्वेंट है इनटू 1000, ये हो गया, ठीक है ना। और आपके पास है के एफ, चलो भाई के एफ हमारा कितना था प्यारे बच्चों, 2.15, के एफ था 2.15 अपॉन 0.154, 5 से ये चला जाएगा आपका कितना, 19, ये चला गया 0, 2.15 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 19 इंटू 0.154, ये आपके पास है। क्लियर है इतनी बात। अगर आप इस पूरे को सोल्व करो तो ये अप्रोक्स आपका देखो, ये दो जीरो चले जाएंगे, ये जो आएगा अप्रोक्स आपका 4.08 आएगा। आप इसे करके देखना, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। टीएफ आपका होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो टी एफ हो जाएगा 273.15 माइनस 4.08, 269.07 केल्विन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, सोच लो एक बार और, चलो बढ़ते हैं आगे।